नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान चुनाव में मुश्किल में फंसी बीजेपी की, एमपी में वोटिंग के बाद कांग्रेस के बड़े दांव की, बात करेंगे आदिवासियों के अपमान पर विपक्ष के गुस्से की, सत्यपाल मलिक के एक और खुलासे की, और इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु में गवर्नर के लौटाए 10 बिल एक बार फिर विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित। सीएम एमके स्टालिन बोले, गैर बीजेपी राज्यों को परेशान कर रहा केंद्र। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बोले, हिमाचल में बीजेपी का एक इंजन सीज, कांग्रेस का बटन दबा दो, दिल्ली वाला भी सीज करेंगे। मानहानि मामले में अदालत में पेश हुए सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं किसी जेल से नहीं डरता। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने दायर किया था मुकदमा। बीजेपी नेता टी राजा की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज किया मामला, नफरती भाषण देने का लगा है आरोप। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा सवाल उठाते हुए उसे दलित विरोधी बताया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। राजस्थान में प्रचार के दौरान क्या कुछ रहा है खास, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद अब सभी का ध्यान राजस्थान पर टिक गया है, और जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच रहा है, बीजेपी की परेशानी और बढ़ती दिख रही है। राजस्थान पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। खड़गे ने धौलपुर में बारी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बीजेपी से मिले टिकट को लेकर कहा कि मलिंगा ने एक दलित इंजीनियर पर हमला किया। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया, हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे भी नहीं। लेकिन दलित पर हमला करने वाले मलिंगा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो बीजेपी की दलित विरोधी सोच का नमूना है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी का 12 से उम्मीदवार कंवर लाल मीणा विरोधी की टांग तोड़ने की बात करता है। आखिर ऐसे लोगों को बीजेपी क्यों टिकट दे रही है? कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर समय नया ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा था, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन लोगों का वोट ले लिया और वादा एक भी पूरा नहीं किया। खड़गे ने जहां बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो पीएम भी दबाव में दिखाई दिए और एक बार फिर उन्होंने खुद को दी जा रही गालियों का मुद्दा उठा दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी है। वैसे पीएम को राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की कीमत भी ध्यान आ रही है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 12 रुपए ज्यादा है, और पीएम ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो डीजल और पेट्रोल की कीमत कम की जाएगी। बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, और ये दबाव मध्य प्रदेश में हुई वोटिंग के बाद कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहली बार मतदान 76 के बार पहुंचा है, और इस भारी मतदान ने बीजेपी कैंप की चिंता बढ़ा दी है। तो आखिर क्यों बढ़े मतदान ने बीजेपी को कर दिया है बेचैन, आइए देखिए। मध्य प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग हुई। साल 2018 में 75.63% वोट डला था, तो इस बार ये संख्या 76.24% पहुंच गई है। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार करीब 1% ज्यादा वोट पड़ा है। आजादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में इतना भारी मतदान हुआ है, और इस बम्पर वोटिंग से अब बीजेपी कैंप में चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। आमतौर पर माना जाता है कि भारी मतदान हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ ही होता है। साल 2018 में भी 3.5% ज्यादा वोटिंग हुई थी, और बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने बाद बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। ऐसे में इस बार हुआ रिकॉर्ड मतदान, जहां कांग्रेस कैंप को उम्मीदों से भर रहा है, तो वहीं बीजेपी कैंप में चिंता। वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि जनता ने सच्चाई के लिए वोट दिया है, सीट कितनी आएगी इसे लेकर कुछ नहीं कहूंगा। वैसे कांग्रेस की ओर से 150 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। वैसे बीजेपी की ओर से भी जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किए उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन बीजेपी कैंप में दिख रही चिंता बता रही है
कि सत्ता जाने का डर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर तमाम विशेषज्ञ भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता में बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने इस बार अपना पूरा जोर महिला वोटर पर लगाया था, लेकिन महिलाओं का वोट प्रतिशत करीब 2% कम हो गया है पहले के मुकाबले से। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही है उससे बीजेपी बेचैन दिखाई दे रही है। चुनाव में बीजेपी की बेचैनी उन तस्वीरों ने और भी ज्यादा बढ़ा रखी है जो दक्षिण भारत से आ रही है। दरअसल पहले से ही आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी और अब एनडीए शासित पुदुचेरी में आदिवासियों के साथ जो मजाक किया गया उसने पार्टी को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। तो क्या है खबर में, आइए आपको दिखाते हैं। आदिवासियों के सम्मान का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है। राहुल गांधी तो इसे लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार हमले बोलते रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी तो इन्हें आदिवासी भी नहीं मानती बल्कि वनवासी कहती है और उन्हें वनों में ही रखना चाहती है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लगातार इस मामले को लेकर सफाई भी आ रही है, लेकिन अब बीजेपी शासित पुदुचेरी से जो तस्वीरें सामने आई है उसने पार्टी की रणनीति की पोल फिर से खोल दी है। पुदुचेरी में बीजेपी और एनआर कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। एन रंगास्वामी सीएम है। यहाँ सरकार की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आदिवासियों को सम्मानित किया जाना था, लेकिन सम्मान की जगह उनका अपमान किया गया। सम्मान के लिए बुलाए गए आदिवासियों को फर्श पर बैठाया गया और जो कुर्सियां लगाई गई थी उन पर अधिकारी बैठ गए। कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम का विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब कुछ ही देर में इस कार्यक्रम के वीडियो वायरल होने शुरू हो गए। पुदुचेरी के उपराज्यपाल सुंदर राजन ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें आदिवासी युवकों के साथ महिलाएं भी जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। बता दें कि सीएम रंगास्वामी ने तुरंत ही आदिवासियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करने को कहा। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे एक आदिवासी युवक ने कहा कि हमें यहां सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और इस तरह का व्यवहार किया गया है। क्या ये शोषण नहीं है? सम्मान के नाम पर आदिवासियों को अपमानित किया गया। वैसे कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की नीति ऐसी ही है और ये लगातार सामने भी आता ही रहा है। इस बीच बीजेपी ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे वो खुद ही घिरती हुई दिख रही है। मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जिस विधायक की याचिका पर राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, बीजेपी ने अब उसका कद बढ़ा दिया है। बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को दादर, नगर हवेली और दमन का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरअसल पूर्णेश मोदी ने ही करीब 4.5 साल पहले राहुल गांधी के कोलार में दिए बयान को लेकर मामला दर्ज कराया था। राहुल ने बयान तो नीरव मोदी, ललित मोदी और पीएम मोदी को लेकर दिया था, लेकिन पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान को मोदी समुदाय के लिए अपमानजनक मानकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और अब पूर्णेश मोदी को इस बात का इनाम दिया जा रहा है। वैसे ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मुकदमा बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर किया है और अब पूर्णेश को इसका फायदा भी मिला और उन्हें दादर, नगर हवेली और दमन की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी है। पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी अधिकारी पत्र में दोनों नेताओं की नियुक्ति तत्काल रूप से लागू कर दी गई है। पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी विधानसभा से विधायक हैं। बीजेपी ने राज्य में जब नो रिपीट थ्योरी लागू की थी, तब पूर्णेश मोदी को भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में मंत्री बनने का मौका मिला था और शायद उन्हें मंत्री पद भी राहुल गांधी पर दर्ज कराए गए मुकदमे के चलते ही मिला था। राहुल गांधी को परेशान करने का इनाम दिया गया है। वैसे अब ये बीजेपी के अंदर चलन सा बनता जा रहा है। गांधी परिवार के खिलाफ जो जितना आक्रामक होकर बयान देगा, बीजेपी में उसे उतना ही ज्यादा सम्मान भी मिलेगा। लेकिन किसानों और आम लोगों के हक की बात कौन सुनेगा? इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो क्या कहा है मलिक ने, जिससे परेशानी में दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब सप्ताह भर ही रह गया है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो बयानबाजी पहले से ही चल रही थी। अब इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान, जवान और आम इंसान जात पात छोड़कर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करें। अगर
वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं किया तो लोकसभा चुनाव तक वो जेल में नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। मलिक ने राजस्थान में किसानों से कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मुद्दे का समाधान नहीं किया है। किसानों को अपने मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहिए। मलिक ने आगे भी कहा कि अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो मुझे जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के दुश्मनों की सूची में मेरा नंबर 1 है। मलिक ने कहा कि मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई है और मेरी सुरक्षा में सिर्फ एक ही जवान रह गया है। मेरे ऊपर कभी भी हमला करवाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बात को एक बार फिर से दोहराते हुए ये कहा कि पुलवामा सरकार की लापरवाही के कारण हुआ था। सरकार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के जवानों को आवाजाही के लिए विमान मुहैया कराया जाना चाहिए था, जो कि केंद्र सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से पुलवामा में हमारे जवानों की जान चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही नितिन गडकरी के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। मुझे जिसके काम पसंद नहीं है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। मोदी की नीतियाँ देश के हित में नहीं है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर पूर्व राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया था। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मुझ पर हमला किया जा सकता है। बीजेपी का ध्यान इस समय पूरी तरह से चुनावी राज्यों पर है, लेकिन 5 चुनावी राज्यों में शामिल मिजोरम पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय बीजेपी के नेता पूर्वोत्तर के राज्य में जाने से डर रहे हैं और ये डर मणिपुर को लेकर है, जहां 6 महीने से पार्टी शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रही है और अब इसे लेकर इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी की घेराबंदी में भी जुटा हुआ है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मणिपुर में शांति कायम रखने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। लगातार जातीय हिंसा चल रही है। कई जिंदगियां जा चुकी हैं। कई लोगों के आशियाने मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन अभी तक हिंसा रुकते दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लगातार पीएम मोदी के चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद उपजे तनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के कई विपक्षी दलों ने गुरुवार को वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि वो राज्य में जारी जातीय हिंसा पर चर्चा को लेकर पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। MPCC, JDU, CPI, CPIM, आप, RSP, NCP, शिवसेना, UBT, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और TMC ने प्रधानमंत्री के समक्ष मांग उठाने के लिए उइके को एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मणिपुर के पूर्व CM और कांग्रेस नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा कि हमारा मानना है कि पीएम मोदी ही राज्य में शांति की एकमात्र उम्मीद है। विपक्षी दलों ने कहा कि 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने संकल्प लिया है कि वो राज्य में जारी हिंसा का उनके मार्गदर्शन में समाधान खोजेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री व्यस्त हैं तो वो उनसे दिल्ली जाकर मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा कि मणिपुर में जारी ये जातीय संघर्ष बीते 6 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है और इस संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई है। मणिपुर में 60,000 लोगों का विस्थापन हुआ है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि मणिपुर के स्थानीय लोग राहत कैंपों में अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं और उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लेकर लोगों में अविश्वास का माहौल है। सिर्फ केंद्र सरकार ही इस अविश्वास को रोक सकती है। बता दें कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और अभी तक मणिपुर का हाल बेहाल है। हालांकि देखना होगा कि पीएम मोदी विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों से मिलते हैं या नहीं। मणिपुर के बाद अब देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे चाहे जितनी गालियां दें, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई होके रहेगी। उसके साथ में शायद उनको ये भी कहना चाहिए था कि बस भ्रष्टाचारी बीजेपी का ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन की आखिर में बात क्रिकेट विश्व कप की। क्रिकेट की दुनिया का बादशाह कौन होगा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, इसके फैसले की घड़ी आ गई है।
रविवार को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला होना है। फाइनल मुकाबले में किसे जीत मिलेगी, इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं। कोई भारत की जीत का दावा कर रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया की जीत का। तो किस टीम में है कितना दम, देखिए रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। करीब 2 महीने से खेले जा रहे विश्व कप में किस टीम को जीत मिलेगी, इसका फैसला अब होने वाला है। फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबले में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य संघ के क्यूरेटर ने दावा किया है कि पिच गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद मिलेगी। 315 के करीब का लक्ष्य सुरक्षित रह सकता है। इस विश्व कप में अहमदाबाद में 4 मुकाबले खेले गए हैं और किसी भी टीम ने 300 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। टॉस जीतने वाली टीम के पहले खेलने की संभावना है, क्योंकि डे नाइट मैच है और लक्ष्य का पीछा करना यहां मुश्किल माना जा रहा है। फिलहाल दोनों ही टीमों से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि जो टीम सेमीफाइनल मुकाबले में खेलने उतरी थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी भारत 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनरों के साथ मैदान में उतर सकता है, जबकि 5 बल्लेबाजों के साथ ही लोकेश राहुल को 6वें बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर की भूमिका निभानी होगी। भारत टीम ने इस विश्व कप में अपने सभी 10 मुकाबले जीते हैं। किसी भी मुकाबले में उसे कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ा है। ऐसे में उसे खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तो दूसरी ओर खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिकॉर्ड जबरदस्त है। शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। विश्व कप में दोनों ने अपना पहला मैच भी आपस में ही खेला था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। कल के मुकाबले में 100 से ज्यादा BBIP भी मौजूद रहेंगे, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।